नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज 15 का ये स्पेशल सेगमेंट। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं और तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। बात करेंगे समाजवादी पार्टी की इस वक्त मौजूदा स्थिति के बारे में, और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जिस तरह से देश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस वक्त देश में जो स्थिति है उस पर भी बात करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो इस वक्त आप मेरे दूसरी तरफ देख रहे होंगे। चलिए उनका परिचय करा दें। हालांकि तमाम बड़े चैनलों में इनका चेहरा आप देख चुके हैं पहले भी, और बड़े बेबाकी अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। और आज हमारे साथ द न्यूज 15 के साथ ये जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार भाटी जी, जो प्रवक्ता है सपा से, और चुनाव भी इन्होंने लड़ चुका है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और काफी एक्टिव रहते हैं, काफी मुद्दों को गंभीर और बेबाक तरीके से बोलते हैं। और राजकुमार जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है द न्यूज 15 पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। चलिए चर्चा कर लेते हैं थोड़े अपने बारे में। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं या जो नए हैं उनको थोड़ा सा बता दें। हालांकि आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गौतम नगर की दादरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुका है आपने। हालांकि टक्कर बहुत कड़ी रही, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कैसे क्या कुछ हुआ और ये हार जीत को आप किस रूप में देखते हैं। विधानसभा चुनाव शहरी क्षेत्र है। जी। सेक्टर सोसाइटी आती हैं, जो हाई राइज टावर खड़े हैं हमारे यहाँ, जिनमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। हम्म। तो इनमें जो वोट थे, वो वोट अलग मुद्दों से प्रभावित होते हैं, और ना तो क्षेत्रीय मुद्दों से कोई लेना देना, ना कैंडिडेट से। वो कैंडिडेट को जानते भी नहीं थे, बीजेपी के कैंडिडेट। जी। वो राष्ट्रीयता के उबार में या धर्म के उबार में, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के नाम पे उन्होंने वोट दिया। तो हम्म। 6 लाख वोट मेरे विधानसभा में थे। हम्म। 3 लाख वोट उनमें आधे ऐसे थे जो इन सोसाइटियों के सेक्टरों के थे, जिन्हें ना कैंडिडेट से कोई लेना देना, ना मुद्दों से लेना, ना घोषणा पत्र से लेना। वो किन्हीं अन्य चीजों से प्रभावित होकर आंख मूंद के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे। हम्म। उन्हीं वोटर्स ने चुनाव का रिजल्ट तय कर दिया। हम्म। और जो जनता ने फैसला लिया वो हमें स्वीकार है। हम प्रयास करेंगे इनके बीच में जाके अपनी बात पहुंचाने का, और पार्टी के मुद्दे पहुंचाने का। हो सकता है हम उन्हें समझा ना पाए हो, अगली बार समझाएं। लेकिन चुनाव हमारा फिर भी बहुत अच्छा रहा। मुझे 80,000 वोट मिले, और हम्म। हर बूथ से और हर समाज से मैंने वोट प्राप्त किया। ये मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। एक भी बूथ ऐसा नहीं था जिस पर मुझे वोट न मिला हो। और मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई धर्म, कोई जाति, कोई समुदाय ऐसा नहीं है जिससे मुझे वोट न मिला हो, या जिनमें से मुझे समर्थन ना मिला हो, जिन्होंने मेरे स्वागत में। हम्म। तो इस लिहाज से मैं चुनाव को बढ़िया मानता हूँ। हार और जीत दो ही बातें होती हैं चुनाव में, तो हार से हम तो निराश कभी होते नहीं है। हम तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, संघर्ष से निकल के आए हैं। हम्म। तो इसलिए कोई हमें निराशा नहीं है बिल्कुल। जी। राजकुमार भाटी जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हालांकि जीत और हार, बिल्कुल सही बात है, जीत और हार कोई मुद्दा होता नहीं है। आगे आने वाले चुनाव में आप खुद जो है उसको अच्छी तरीके से करेंगे। ये बताइए कि आप तमाम मुद्दों पर हमेशा आगे रहते हैं। किसान आंदोलन के तहत भी मैंने कई बार आपको देखा है, उस पर भी आप चर्चा कर रहे हैं। तो ये बताइए कि किसान आंदोलन जो देश में इस वक्त चल रहा है वो क्या सही है, या फिर जो सरकारें उस पर काम कर रही हैं, सरकार ने जो फैसला लिया है उसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप इस आंदोलन में प्रमुख तौर पर हिस्से के तौर पर रहे हैं। देखिए, जो आंदोलन पिछले दिनों चला, लगभग 1 वर्ष तक दिल्ली के बॉर्डर्स पे लाखों किसान बैठे रहे, हम्म। उसमें 2 प्रमुख मुद्दे थे कि एक तो ये 3 जो कृषि कानून मोदी सरकार ने लागू किए हैं, ये वापस लिए जाएं। जी। और दूसरे, एमएसपी का की गारंटी का कानून बनाया जाए। हम्म। तो इन दोनों मुद्दों से हम पूरी तरह सहमत हैं। सरकार ने कानून तो वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी का कानून अभी नहीं बना है। हम्म। किसान को क्यों ना गारंटी हो कि उसकी फसल इस रेट से नीचे नहीं बिकेगी। हम्म। किसान की जो दुर्दशा है देश में, आज जो हालत है किसान की, एक समय कहा जाता था, घाघ एक कवि हुए बहुत बड़े, जिन्होंने कहा कि उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। हम्म। कि खेती उत्तम कर्म है। लेकिन आज भारत देश में खेती सबसे निकृष्ट कार्य हो गया है, हम्म। सबसे घाटे का सौदा है। और कोई गारंटी नहीं है कि उसका फसल
पहली बात तो प्राकृतिक प्रकोप इतने होते हैं, कभी ओला, कभी पाला, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीड़ा लग जाता है, कभी पशु खा जाते हैं, आवारा पशु। जी। तो किसान का हर समय फसल खतरे में रहती है। फिर वो पूरे साल मेहनत करके धूप, पाला, गर्मी, इस बरसात सब पूरा परिवार लगता है, अन्न उपजाता है, उस अन्न की बिक्री की कोई गारंटी नहीं है। ये इतना बड़ा अन्याय क्यों है देश में? हुँ, कोई साबुन भी बनाता है उद्योगपति, तो हुँ, उसपे भी एमआरपी होती है, उसकी गारंटी है कि इस रेट में वो बिकेगी और हुँ, वो उसकी कीमत खुद तय करता है। जी। तो इसलिए ये माँग सही है, उचित है। सरकार का निर्णय गलत था, सरकार ने कदम वापस खींचा, एक कदम खींचा, लेकिन दूसरे कदम पे अभी सरकार नहीं बढ़ी है क्या आगे। लगता है भाटी साहब कान कि सरकार जो है इस वक्त किसानों के साथ नहीं है? हालाँकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं या फिर खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये देश किसानों का है, हम किसानों के बारे में सोचते हैं। फिर आखिर क्या लगता है कि सरकारें जो मौजूदा सरकार है वो किसानों के बारे में नहीं सोच रही है क्या? नहीं, हम ऐसी एक वजह भी नहीं पाते जिससे एक हम सहमत हो सकें या जिससे विश्वास कर सकें कि सरकार किसानों के साथ है। सरकार ने जो कुछ भी निर्णय लिए हैं, वो हुँ, किसानों के विरोध में लिए हैं और सबसे बड़े 2 कुठाराघात जो इस सरकार ने किए, वो किसानों के ऊपर ही किए। सबसे पहले तो 2014 में सरकार बनते ही सबसे पहले जो 2013 में लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस की सरकार ने नया भूमि अधिग्रहण कानून पास किया था। हुँ, उस अधिग्रहण कानून को वापस लेने के काम मोदी जी ने किया। हुँ, फिर किसान धरने पे बैठ के आंदोलन शुरू हो गए, तभी सरकार बनी थी नई-नई, तो इन्हें वो फिर वापस लेना पड़ा कदम अपना और वो कानून आज भी लागू है। हुँ, लेकिन उस पर व्यावहारिक तौर पे अमल अब भी नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ अभी जेवर एयरपोर्ट के लिए ज़मीनें एक्वायर हुई है, उसमें किसानों को नए अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा नहीं दिया गया है। हुँ, उसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर कई बार पुलिस लाठी चला चुकी है और वो कोर्ट भी गए हुए हैं। हुँ, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ बना, उसके किसान आंदोलन कर रहे हैं। हुँ, डीएमआईसी जो दादरी के पास बन रही है, उसके किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमें नए अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए। वो हुँ, गलत क्यों माँग रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कानून के तहत दिया जाए। हुँ, कानून से अलग तो नहीं माँग रहे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। हुँ, दूसरा कुठाराघात उस समय किया जब ये 3 कृषि कानून लेकर आए। ये जी, तीनों कृषि कानून, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हो चुकी हैं। ज़्यादा समय मैं इस पर लेना नहीं चाहूँगा बिल्कुल, और हमने भी बहुत चैनल्स पर, बहुत मीटिंगों में, सभाओं में बिल्कुल, खूब इन्हें समझाया है। हुँ, ये तीनों कृषि कानून अगर लागू हो जाते, तो किसान की स्वायत्तता खत्म हो जाती, किसान गुलाम हो जाता पूंजीपतियों। हुँ, तो ऐसे कुठाराघात किसानों पे क्यों करती है सरकार? हुँ, आपके लखीमपुर में जो है एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया गाड़ी से। वो 1 साल से जेल में है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री अब भी बने हुए हैं। हुँ, तो ये कौन-सी नैतिकता है, कौन-सा न्याय है? हुँ, तो ये तो किसान विरोधी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी, पहले इसका नाम जनसंघ था। हुँ, पुराने बुजुर्ग आज भी किसी से ज़िक्र करो आप, तो वो कह देते हैं ये सरमाएदारों की पार्टी है, हुँ, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। हुँ, और लेकिन नई पीढ़ी को इन्होंने धर्म के नाम पर जो उनके अंदर एक अंधविश्वास पैदा कर दिया है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, ये उग्रता जो पैदा की है, उसकी वजह से इन्हें वोट मिल गए। हुँ, लेकिन अब वो किसान भी पछता रहा, वो नौजवान भी अपने निर्णय पे पछता रहा, वो भी सोच रहे हैं कि ये हिंदू का खाली नारा देते हैं, ये भला के हिंदुओं का भी नहीं करते। हुँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं। अच्छा, पाटिल साहब एक बहुत अहम सवाल, अभी आपसे बात करने से पहले मैं कुछ आपके खबरों को देख रहा था। 28 तारीख को देश की मीडिया में या यूँ कहें कि देश में सिर्फ़ एक ही चर्चा रहा वो ट्विन टावर का रहा। ट्विन टावर जब गिरा उससे पहले कई ऐसी खबरें चली, कई ऐसी बातें हैं। लेकिन उस पर आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की गलती थी कि ट्विन टावर जैसे टावर को गिरने में आखिर इतना वक़्त लगा। लेकिन फिर वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के कारण ही हुआ है ये काम। नहीं, देखिए, गिरना तो उसका गिराया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गिराया गया। जब कोई हुँ, मामला कोर्ट में चला जाता है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि सरकार को बीच में ही गिरा देना चाहिए था। हुँ, जब कोर्ट में विचाराधीन था तो वो कोर्ट के निर्णय से बद भी जाते हैं। हुँ, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई श्रेय नहीं। हुँ, जहाँ तक इन टावर्स के खड़े होने में जो अनियमितताएँ बरती गई, पहले तो ये 15 टावर बनने थे जिसमें 2 टावर्स की परमिशन बाद में दी गई, वो दी गई 2009 में। जी, टावर नंबर 16 और 17। हुँ, फिर अ, ज मार्च में हुँ, 2 मार्च 2012 को हुँ, नई सरकार ने शपथ ली, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव जी। हुँ, उन्होंने शपथ ली 15 मार्च को 2012 में हुँ, और 2 मार्च 2012 को नोएडा प्राधिकरण ने इनकी ऊँचाई बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया। तो ये 2 अनियमितताएँ जो हुई थी, दोनों अनियमितताएँ
बीएसपी के शासनकाल में हुई थी, इसका समाजवादी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। जब रेजिडेंट्स ने शिकायत की, नागरिकों ने शिकायत की, समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, उसने जांच की और उसने 24 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराई। नोएडा प्राधिकरण के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराई। उसके बाद चुनाव आ गए, चुनाव में लग गए सब लोग, चुनाव हो गए, नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई 2017 में। 2017 से आज हम 23 में प्रवेश करने वाले हैं, लगभग 6 साल हो गए हैं। उन 24 में से एक भी अधिकारी कर्मचारी की ना तो अरेस्टिंग हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि लापरवाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही, और इसमें जो गलतियां हुई वो गलतियां हमारे शासन में भारतीय तो ही जनता नहीं थी। पार्टी के एक नेता से बात कर रहा था इसी मुद्दे पर, उसी दिन उसी समय में उन्होंने कहा कि ये तमाम गलतियां जो है वो सपा सरकार में हुई, तमाम गलतियां अखिलेश सरकार ने की है और उसका भुगताना हम लोगों पर ये आरोप लग रहा है। मैंने तो दोनों तारीखें आपको बताई हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का काम तो झूठ फैलाने का, अफवाह फैलाने का। आप पत्रकार हैं, आप खुद जांच करें। जो मैं तथ्य आपको दे रहा हूँ कि टावर बढ़ाए गए 2009 में और टावर की ऊंचाई बढ़ाई गई 2 मार्च 2012 को। क्या इन कोई सी भी तारीख में समाजवादी पार्टी की सरकार थी? लेकिन क्योंकि अब समाजवादी पार्टी मुकाबले में है उत्तर प्रदेश में और कोई पार्टी दिखाई देती नहीं है, तो वे तमाम आरोप झूठे सच्चे समाजवादी पार्टी का नाम लेके लगाते हैं, ये उनकी आदत है। अच्छा, ये भी बताइए भाटी साहब, जिस तरह से इस वक्त देश में सीबीआई, ईडी, इसकी चर्चा खूब चल रही है, झारखंड में भी देख लीजिए, दिल्ली में खुद देख लीजिए, तमाम जगहों पर देख लीजिए, तो क्या लग रहा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनको सीबीआई और ईडी का डर नहीं है क्या? ये तो अब इतना सबके सामने स्पष्ट हो चुका है। हर नागरिक समझ रहा है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए और सरकारें बदलने के लिए। आप देखिए, उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में जब सरकार बदली तब वो ईडी छापे मार रही थी। शुभेंदु अधिकारी, वो कर्नाटक के जो कांग्रेस के नेता थे, अध्यक्ष, उनके घर पे। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो शुभेंदु अधिकारी और ये सब उस समय बीजेपी में नहीं थे, उनके खिलाफ चल रहा था। और अभी महाराष्ट्र के विधायकों को जब हवाई जहाजों में इकट्ठे करके और वहां ले जाया जा रहा था बीजेपी शासित राज्यों में, उस समय सीबीआई संजय रावत के घर पर छापे मार रही। जब राजस्थान में उठापटक हुई तो सीबीआई अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के घर पर छापे मार रही थी, सीबीआई और ईडी। तो ये तो शीशे की तरह साफ है, और जो अधिकारी जब वो विपक्ष में रहते हैं तो उनके खिलाफ ईडी नोटिस देती है, सीबीआई छापे मारती है, और जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं फिर उनके सारे मुकदमे खत्म कर दिए जाते हैं, तमाम फाइलें बंद कर दी जाती हैं। ये क्या देख नहीं रहा है ये देश? तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई ना हम खाते हैं और ना खिलाते हैं, जो आरोपी होगा उसके खिलाफ हम करेंगे कार्रवाई। नहीं तो आरोपी, एक भी आरोपी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्या इसका कोई विश्वास कर सकता है? क्या कोई ये विश्वास कर सकता है? मेरे आरोप में मत जाइए आप। राजनीतिक लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि महाराष्ट्र की सरकार बिना लेन देन के बदली गई है? क्या 40 विधायकों का हृदय परिवर्तन रातों रात अचानक ही हो गया? क्या ये आम खबर नहीं है कि उन्हें पैसा दिया गया, 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं? क्या ये पैसा एक नंबर का था? इसकी ईडी जांच क्यों नहीं करता? कहां से आया ये पैसा? वो जो 5 स्टार होटलों में रुकाए गए थे उनका पेमेंट किसने किया? वो जिस हवाई जहाज में बैठा के ले जाए गए थे उसकी पेमेंट किसने की? क्या ईडी नोटिस देगी? क्या इनकम टैक्स इसकी जांच करेगा कि काला धन था, सफेद धन था, कहां से आया था, हवाला से आया था, किस तरह आया था? सब मौन है। तो क्या ये देख नहीं रहा ये देश? अच्छा, और प्रधानमंत्री की, हाँ, प्रधानमंत्री का जहां तक आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री की कथनी करनी में तो जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री जब शपथ ली थी तो उस समय कहा था कि मैं राजनीति में काले धन के प्रयोग को बिल्कुल बंद कर दूंगा, चुनावी चंदे में पारदर्शिता लेके आऊंगा। और ये एक ऐसा कानून लेके आए जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अभी तक तारीख नहीं पड़ी है उसकी सुनवाई की, कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ये लेके आए हैं उसमें न चंदा देने वाली पार्टी का नाम उजागर किया जाएगा, न लेने वाली पार्टी का नाम उजागर किया जाएगा। क्या इसे कोई ईमानदार आदमी की नीति कह सकते हैं इसको? सरासर पता चला। और जितना इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया है 90% भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अच्छा, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
भाटी साहब, एक बात ये भी बता दीजिए कि आखिर आप लोग जो हैं वो श्रीकांत त्यागी वाले मामले पर यू टर्न आप लोगों ने क्यों ले लिया? आपकी पार्टी की पूरी सदस्य टीम जो है अब उनके घर उनकी पत्नी से मिलने जाने वाले हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। श्रीकांत त्यागी के मामले पर हमने यू टर्न बिल्कुल भी नहीं लिया है। हम शुरू से जो हमारी नीति थी वही नीति आज भी कायम है। श्रीकांत त्यागी की गलती थी, श्रीकांत त्यागी ने अपराध किया था, श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन फिर राजनीतिक उद्देश्य से जो भारतीय जनता पार्टी ने अंधाधुंध जो कानून का नंगा नाच किया है, कानून का उल्लंघन किया है, कानून को तोड़ा है सरेआम, कि एक गाली गलौज करने वाले आदमी के खिलाफ 25,000 का इनाम 24 घंटे के अंदर, और उस पर गैंगस्टर एक्ट, तमाम कार्रवाई। और उसकी पत्नी और बच्चों का क्या कसूर था? उसकी पत्नी और बच्चों को, उसकी पत्नी को 8-8 घंटे थाने में बैठा के रखे गए, उसके बच्चे भूखे रो रहे थे घर पे। तो हमने केवल ये कहा है कि वो भी तो बहन है, एक बहन के साथ उसने गाली गलौज की थी, उतनी कार्रवाई करते, लेकिन दूसरी बहन को आप परेशान कर रहे हैं, क्या वो किसी की बहन नहीं है? तो पार्टी की नीति, पार्टी को मैं शिकायत की है लोगों ने जाके, माननीय अध्यक्ष जी से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, श्री अखिलेश यादव जी से लखनऊ। उन्होंने खाली अभी एक जांच कमेटी बनाई है जो संबंधित लोगों से मिलकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि इसमें क्या क्या गलतियां हुई। तो हमारा कोई स्टैंड चेंज नहीं हुआ है, ना हमने कोई यू टर्न लिया। अच्छा, चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा भट्ट साहब कि जिस तरह से इस वक्त आपके प्रदेश में मौजूदा सरकार है, अगर उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहते कहते चलेंगे? देखिए, मौजूदा सरकार अभी मार्च में चुनाव होकर निपटा, रिजल्ट आया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 5 महीने सरकार को हुए हैं। इस 5 महीने में 50 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनसे आप इस सरकार के बारे में अपनी राय बना सकते हैं। सबसे पहले जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो अस्पतालों के दौरे पर निकले, ब्रजेश पाठक जी, और उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि अस्पतालों की हालत देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। 5 साल से तो योगी जी की सरकार थी, इसका मतलब है कि योगी जी की सरकार में अस्पतालों की व्यवस्था चौपट हो गई। फिर उसी स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर कर दिए, और उन्हीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है किसने ट्रांसफर किए। पूरे उत्तर प्रदेश में खबर है कि उनमें भारी लेन देन हुआ। फिर वो बदले गए ट्रांसफर, पीडब्ल्यूडी में हुआ, ट्रांसफर कर दिए गए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि किसने ट्रांसफर कर दिया। एक अभी वो बनाया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने जाके। 5वें दिन वो एक्सप्रेस वे कम से कम 20 जगह धंस गया, उसमें गाड़ियां पलट गई, लोगों को चोट आई, और मतलब उसमें भ्रष्टाचार नहीं था क्या? एक और खबर आपने देखी होगी कि जो राशन बंटता है, उन राशन की दुकानों के लिए ई पॉस मशीनें मतलब किराए पे ली गई थी, उनका 1200 करोड़ रुपए किराया दे चुके हैं अब तक, जबकि उनकी कीमत 160 करोड़ रुपए, 80,000 की मशीनों की, 80,000 मशीनें 160,000 का 160 करोड़ में खरीद सकती थी सरकार। लेकिन 1200 करोड़, क्या इसे घपला घोटाला नहीं कहेंगे? क्या इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? और अपराध का तो यह हाल है कि जो अपहरण का अपराध लगभग खत्म हो चुका था यूपी में, इस सरकार में फिर से फल फूल रहा है। हर एक हफ्ता में, हर 15 दिन में, हर महीने खबरें आ रही हैं कि फला जगह अपहरण हो गया, फला जगह अपहरण हो गया। लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती थानों में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं अपराधों में जगह जगह। तो बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का, सरकार बहुत खराब स्थिति है उत्तर प्रदेश जी। चलिए राजकुमार भाटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। हालांकि समय की कमी के कारण सवाल और ज्यादा आपसे नहीं ले सके, लेकिन कभी और मिलेंगे। और आपने जिस तरह से तमाम बातों को हमारे सामने रखा, उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगा। फिर से एक बार बहुत शुक्रिया द न्यूज़ 15 से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और बातचीत के दौरान मौजूदा सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा है। और इसी के साथ अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के बीच जो चर्चाएं हैं वो चल रही है, मौजूदा सरकार को सपा जो है वो घेरने का काम कर रही है। आखिर इसका परिणाम आने वाले समय में क्या कुछ होता है? खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। किस तरह का कमेंट और सुझाव देने के लिए आप हमें जरूर लिख सकते हैं। नमस्कार।